वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स खरीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स की ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है कि ये पेड लिखा हुआ है, पेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। दूसरा से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली है। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इससे फ्री में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम जनरल रूल ऑफ गुड टाइटल पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। ये जितना भी टॉपिक हम पढ़े हैं, ये सारा कुछ सेल्स एक्ट के अंदर आया है, ठीक है। यानी कि जितना भी टॉपिक है ये आपको सेल्स एक्ट में मिलेगा। सेल्स एक्ट जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मिलना है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो पार्ट 2 है उसमें सेल्स एक्ट मौजूद है। ठीक हो गया। अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। There is a basic rule about selling things. You cannot give someone better ownership than you have yourself. यहाँ पे उन्होंने एक जनरल रूल सेलिंग के बारे में बताया है, चीज़ें बेचने के बारे में बताया है कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई और इंसान आपकी चीज़ के बारे में जान नहीं सकता, आपकी ओनरशिप के बारे में जान नहीं सकता। ये बात यहाँ लिखी है कि यू कैन नॉट गिव समवन बेटर ओनरशिप दैन यू हैव योरसेल्फ। यानी कि जो चीज़ आपके पास है, मिसाल के तौर पे ये गाड़ी है, आप इसके मालिक हो और आपके पास फुल ओनरशिप है। ओनरशिप मीन्स कि आप इस गाड़ी के मालिक हो, ठीक है। आपने ये गाड़ी खरीदी है। अब आपसे ज़्यादा अच्छा जो है इस गाड़ी के बारे में कोई नहीं जान सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ओनरशिप जिसको भी ट्रांसफ़र होएगी, जिस भी पर्सन को ट्रांसफ़र होएगी, तो आपसे बेहतर कोई और ट्रांसफ़र उसको नहीं कर सकता। तो ये बात जो है इसकी फर्स्ट लाइन में लिखी है। उसके बाद लिखा है दिस मीन्स इफ़ समवन ट्राइज टू सेल समथिंग दे डोंट रियली ओन, द पर्सन हु बाइज इट डजंट बिकम द रियल ओनर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे एक ये बंदा है सेलर जो अपनी चीज़ भेज रहा है। अब ये चीज़ जो है मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है चॉकलेट का, चॉकलेट बॉक्स है, ठीक है। अभी तो चॉकलेट बॉक्स है, ये इसका नहीं है, किसी और का है, लेकिन ये इसको बेच रहा है। किसको बेच रहा है? किसी बायर को जो ख़रीदने आया चॉकलेट को, ठीक है। तो वो चॉकलेट बॉक्स ख़रीदने को आया है, तो सेलर अगर ये बेचने की कोशिश भी करेगा तब भी ये आगे नहीं जाएगी, क्योंकि जो बॉक्स का मालिक है वो तो कोई और है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है इस लाइन पे कि अगर समवन इज़ ट्राइंग टू सेल समथिंग जिसका वो मालिक है ही नहीं, यानी कि दे डोंट रियली ओन इट, यानी कि वो मालिक ही नहीं उस चीज़ का, तो पर्सन हु इज़ बाइंग इट डजंट बिकम द रियल ओनर। यानी कि अगर जिस बंदे को वो चीज़ बेची जा रही है, यानी कि एक प्रोडक्ट है, आप उसके मालिक नहीं हो। जैसे कि आप चॉकलेट बॉक्स आपका नहीं है, किसी और का है, कोई और मालिक है, आप उसको बेच रहे हो, और जिसको बेच रहे हो वो भी मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि जिसकी चीज़ है पहले आपको उससे परमिशन लेनी है। उसकी परमिशन से अगर आप बेचते हो फिर वो चीज़ एक वैलिड सेल होती है। लेकिन अगर उस बंदे को बगैर बताए आप उसकी चीज़ बेच रहे हो आगे किसी थर्ड पर्सन को, यानी कि बायर को जो ख़रीदने आया है, तो बायर के पास भी उस चीज़ की ओनरशिप नहीं आएगी, उसकी भी ये चीज़ नहीं होएगी। ये बात यहाँ लिखी है, सही हो गया। Unless the real owner gives permission or did something that made it look like the seller had the right to sell। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस बंदे से अगर आपने परमिशन ली है, अगर उसकी प्रोडक्ट है वो बेच नहीं पा रहा, आप उसकी जगह बेच रहे हो और उसने आपको परमिशन दी है, तब तो ऑब्वियसली वो एक सेल वैलिड होगी और दूसरा बंदे को वो चीज़ मिल जाएगी और वो ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन एक और बात यहाँ पर लिखी है, डिड समथिंग दैट मेड इट लुक लाइक द सेलर हैड द राइट टू सेल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एक बंदा, उसका प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट जो कोई और सेल कर रहा है, और जो बंदा सेल कर रहा है वो ऐसा आपको शो कराए कि उसका जो ये प्रोडक्ट है वो सेल करना ज़रूरी था, ठीक है, और उसके सेल किए बगैर इसके पैसे पूरे नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये जो बंदा है इसका प्रोडक्ट है और ये बंदा इसके प्रोडक्ट को बेच रहा है अपने पैसे पूरे करने के लिए, यानी कि
मैं आपको आसान अल्फाज में बताती हूँ कि ये अहमद है और ये लड़का जो यहाँ पे बनाया मैंने ये अली है। अली ने काफ़ी सालों पहले अहमद से 10,000 रुपये लिए और अहमद को पैसे वापस नहीं किए, तो अहमद ने क्या किया, अली से एक चीज़ जो है ले ली और उसको बेच दिया। यानी कि 10,000 की कोई चीज़ थी अली की, वो बेच दी अहमद ने। तो इससे क्या हुआ कि इसके 10,000 रुपये पूरे हो गए। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है ना, तो इस तरह की सेल को हम वैलिड समझेंगे, क्योंकि अली ने पैसे ऑब्वियसली वापस नहीं किए, तो अहमद ने फिर उसकी प्रोडक्ट को बेच के अपने पैसे वसूल किए। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो ये इस तरह का सेल वैलिड समझा जाएगा, सही समझा जाएगा। ठीक है, तो ये बात इसकी इंट्रोडक्शन में लिखी है। आगे आपने लिखना है दिस टूल इज रिटन इन द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 इन सेक्शन 27। तो हमने ये बताना है कि जितना कुछ भी इस इंट्रोडक्शन में लिखा है वो आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी मिलेगा 1930 में, यानी कि यहीं से ही, इस एक्ट के अंदर से ही ये सारी बातें हमने निकाली। यानी कि ऑब्वियसली ये जो एक्ट है हमें ये चीज़ें बताती हैं कि भाई ओनरशिप क्या होती है, ओनरशिप होगी तो आप कैसे सेल करोगे, अगर ओनरशिप नहीं है तो आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। यानी कि जितना कुछ भी यहाँ पे लिखा है ये सारा कुछ हमें इस सेल्स ऑफ गुड एक्ट की वजह से मिला है। ठीक है, और सेक्शन 27 को इसलिए मैंशन करेंगे आप क्योंकि जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ये सारा कुछ सेक्शन 27 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो सेक्शन 27 लाजमी मेंशन करें और यही सेक्शन 27 आपके रेलेवेंट प्रोविजन में भी ऐड होगा। यानी कि जो रेलेवेंट प्रोविजन की दूसरी हेडिंग है इसके अंदर भी हमने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया सेक्शन 27 भी ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस रूल इज एक्सप्लेन इन सेक्शन 27 to 30 एंड सेक्शन 47 ऑफ द सेल्स एंड गुड एक्ट। तो यहाँ पे तकरीबन काफ़ी सारे सेक्शन अप्लाई हुए हैं। यहाँ पे कहा गया है कि सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 30 तक जो है गुड टाइटल के बारे में बताया जाएगा और साथ में सेक्शन 47 से भी बताया जाएगा। ठीक हो गया, बस इतना ही था। आगे जैसे जैसे आप टॉपिक को कंटिन्यू करोगे तो ये सेक्शंस भी उसमें आते जाएंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग इज मीनिंग ऑफ टाइटल। द वर्ड टाइटल मीन्स द लीगल राइट टू ओन एंड सेल समथिंग। इफ़ यू हैव अ गुड टाइटल इट मीन्स यू रियली ओन द आइटम एंड सेल इट। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ टाइटल एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो पहले आपने बताना है कि टाइटल का क्या मतलब है। टाइटल का मतलब है कि आपको एक लीगल राइट मिलता है किसी चीज़ को ओन करने का और उसको बेचने का। मिसाल के तौर पे आप कोई कार ख़रीदते हो, ठीक है, काफ़ी पैसे लगा के आपने वो कार ख़रीदी। कार ख़रीदने से क्या हुआ कि आपको एक लीगल ओनरशिप मिल गई, यानी कि कानून की तरफ से एक ऐसी ओनरशिप मिल गई जब आपने प्रॉपर्ली उस कार को ख़रीद लिया। क्या होता है कि जब आप कार ख़रीदते हो, आप पैसे देते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली साइन करते हो, उसमें आपकी ओनरशिप लिखी जाती है। ठीक है, जब आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट पे उस प्रोडक्ट यानी कि उस कार की सारी बातें लिखी जाएंगी और ये भी कहा जाएगा कि अब आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं तो अब आप उस प्रोडक्ट के मालिक हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक प्रूफ बन जाता है कि आप उस प्रोडक्ट के लीगल ओनर हैं। सही है, तो यहाँ पे लीगल ओनर क्या हुआ, टाइटल हुआ। ठीक है, टाइटल का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा टाइटल आ गया कि आप उस चीज़ के मुकम्मल मालिक हैं। ठीक है, और आपके पास लीगल राइट है उस चीज़ को रखने का और बेचने का। ये होता है टाइटल। ठीक है, तो ये बातें इसकी फर्स्ट लाइन में लिखी हैं। आगे लिखा है इफ़ यू हैव अ गुड टाइटल इट मीन्स यू रियली ओन द आइटम एंड कैन सेल इट। यानी कि आपका टाइटल अगर गुड है, सबको पता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये लीगली लिया गया है, कोई छीना नहीं है, आपने चोरी नहीं किया, वो प्रोडक्ट साफ़ सुथरा प्रोडक्ट है, आपने सेल परचेज यानी कि पैसे दे के ख़रीदी है वो चीज़, तो वो लीगल टाइटल हुआ, साफ़ सुथरी चीज़ हुई। तो अगर ऐसा टाइटल अगर लीगल हो ना तो उसको हम गुड टाइटल कहते हैं, जिसमें कोई चीज़ गलत ना हो। तो उसका मतलब ये है कि आपके पास मुकम्मल राइट है उस आइटम का। आमतौर पे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास टाइटल होता है चीज़ों का, बट वो जो चीज़ें होती हैं वो उन्होंने चोरी की होती हैं, उन्होंने थेफ्ट किया होता है, राइट। चोरी करके वो चीज़ खरीदते हैं, या सॉरी चोरी करके वो चीज़ लेते हैं, ख़रीदेंगे थोड़ी। थेफ्ट में तो ऑब्वियसली ख़रीदना बेचना नहीं होता, सेल परचेज इसमें नहीं होती। आप अगले से चीज़ छीनते हो और कहते हो मेरे पास इसका टाइटल है, मैं रख सकता हूँ, तो वो चीज़ जो है वैलिड नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, उसको गुड टाइटल नहीं कहते। लेकिन एक ऐसा टाइटल जिसमें आपने पैसे दे के अगले से कोई चीज़ ली है कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, तो उसको हम कहते हैं गुड टाइटल। ठीक है, सो दिस टूल इज़ मेड टू प्रोटेक्ट द रियल ओनर ऑफ समथिंग। यहाँ पे कहते हैं कि टाइटल के रूल्स इसलिए बनाए गए सेल्स एंड गुड एक्ट में ताकि जो रियल ओनर है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। कल को इनके साथ अगर कोई बंदा कहता है कि इन्होंने पैसे नहीं दिए प्रोडक्ट या ये वो, तो ये अपनी टाइटल दिखा सकते हैं उस बंदे को। टाइटल के अंदर सारा कुछ लिखा जाता है कि इसने पैसे पे कर दिए, ये ओनरशिप इसको ट्रांसफ़र हो गई है, इस स्टेट को ट्रांसफ़र हुई थी। तो जब भी आप कोई बड़ी सी चीज़ खरीदते हो ना तो आपको लाजमी एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस जब भी आपको रोकती है तो आपको कहती है कि गाड़ी के कागजात दिखाएं। वो जो कागजात है, वो जो पेजेस होते हैं, उनमें गाड़ी की ओनरशिप लिखी जाती है कि ये जो कार है, ये जो गाड़ी के आगे एक
नंबर बना होता है, जैसे कि आप गाड़ी को देखते हैं ना, इस तरह से एक मैं गाड़ी बना रही हूँ, ये इसकी लाइटें हैं, ठीक है, ये गाड़ी है। अब यहाँ पे आप देख रहे होते हैं गाड़ी के सामने कि इस तरह से एक नंबर लिखा होता है XYZ 1 2 3 वगैरह। तो वो जो नंबर है वो उस पेज के अंदर लिखा जाता है, और आपकी आइडेंटिटी कार्ड भी लिखा जाता है, हर चीज़ लिखी जाती है कि ये जो कार है इसका मालिक आप हैं, और उस गाड़ी का नंबर जो यहाँ पे लिखा जाता है वो भी उस पेज में मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं गाड़ी के कागजात। तो इसीलिए ये जो कागजात होते हैं ये आइडेंटिटी होती है कि ये जो कार है वो आपकी है। तो इस गाड़ी में जो टाइटल लगा है ओनरशिप का वो आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सिक्योरिटी वो मेंटेन रहती है। कल को कोई भी बंदा, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है या कोई भी आपको तंग करता है, तो आप अपने टाइटल दिखा के जो है बता सकते हैं कि ये चीज़ मेरी है, मेरे पास इसकी ओनरशिप है, मेरे पास इसकी टाइटल है, ठीक हो गया। If someone buys something from a person who isn't the true owner, they usually don't become the owner, even if they didn't know. यहाँ पे कहते हैं कि आपने किसी ऐसे इंसान से कोई चीज़ खरीद रहे हो जिसने वो चीज़ चोरी की है। मिसाल के तौर पे ये जो बंदा है, एग्जांपल दे देती हूँ, उसका नाम मैं अकरम कर देती हूँ, चाहिए। अब इसने क्या किया, इस कार को चोरी किया कहीं से, और कहता है कि मैं इसका मालिक हूँ। उसने झूठे कागजात बना लिए, ठीक है, ऐसे कागजात जिसने साफ साफ लिखा है कि ये जो ओनरशिप है ये कार की इसके पास है, बल्कि ऐसा नहीं था, इसने चोरी की थी। अब इसने क्या किया, ये कार जो है अली को बेच दी। अब अली को अगर बेच भी दिए तो ये कार की ओनरशिप अली को ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि ये जो कार है ये चोरी की मानी जाएगी, और ये टाइटल चोरी का अकरम पे भी लगेगा चोरी का, और अली पे भी, क्योंकि अली ने ये चोरी की कार ख़रीदी है। अब अली को बेशक नहीं पता था कि कार चोरी की है, फिर भी इस पर भी इल्ज़ाम लग सकता है चोरी का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। डेफिनेशन ऑफ टाइटल, according to law dictionary, title means a person's right to own something. If someone has a good title, they can prove it belongs to them. यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइटल का मतलब, हमें लॉ डिक्शनरी ये सिखाता है कि टाइटल का मतलब है कि एक पर्सन के पास राइट है कि वो किसी चीज़ को ओन करता है। ओन का मतलब है कि उसके पास ये राइट है कि वो उस प्रोडक्ट का या उस चीज़ का मालिक है, ठीक है, ओनर है। और ये टाइटल ये प्रूफ भी करता है कि वो जो बंदा है उसका जो टाइटल है वो गुड है, गुड टाइटल है। गुड टाइटल होने की वजह से क्या होता है कि वो प्रूफ हो जाता है कि जो चीज़ है ये इसी की। यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लीगल है, ठीक है, जिसमें आपने लॉ को यूज़ करते हुए प्रॉपरली सेल परचेज़ की है, और उस डॉक्यूमेंट में आपके बारे में सारा कुछ लिखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है ये आपका है, प्रोडक्ट नंबर उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो ये आपके लिए सबूत बन जाता है कि जो प्रोडक्ट है आप ही इसके ओनर हो, ठीक है। तो बेसिकली कल को कोई भी आपको कहता है कि ये गाड़ी के कागजात दिखा दें, तो आप इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जब ट्रैफिक पुलिस वाले या किसी को भी दिखाते हैं तो वो ये कहेगा अच्छा ये तो प्रोडक्ट आपका है, तो उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि आप ही उस प्रोडक्ट के मालिक हो, उस कार के मालिक हो, या जो भी चीज़ आपने ख़रीदी है आप उसके मालिक हो, ठीक है। तो टाइटल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइटल के बारे में आपको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी जाती है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप एक कागज़ आपको मिलता है ना, उसके अंदर एक बड़ा बड़ा करके टाइटल आता है जिसमें बताया जाता है कि जो प्रोडक्ट है इसकी ओनरशिप आपके पास है, सही है। तो ये चीज़ जो है आपको पेपरों में लिखी मिलेगी, कागज़ों में भी, ठीक है। व्हाट इज़ द जनरल रूल ऑफ गुड टाइटल, यहाँ पे बता रहे हैं कि गुड टाइटल होने के क्या रूल्स होने चाहिए, क्या जनरल रूल्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपने उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। देयर आर 2 लैटिन सेइंग दैट एक्सप्लेन्स द रूल। तो यहाँ पे 2 लैटिन सेंटेंसेस हैं जो हमें गुड टाइटल के बारे में सिखाता है। तो वो 2 क्या हैं, पहला है हमारे पास नीमो डेट क्यूड नॉन हैबिट। दिस मीन्स नो वन कैन गिव व्हाट दे डोंट हैव। तो इसमें आप नीमो का मतलब है नो वन, द क्यूड को आप कह लेंगे कैन गिव व्हाट दे डोंट हैव के लिए हैबिट को हैव के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक लैटिन ज़बान है जिसको यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, ठीक है, तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने एक चॉकलेट बॉक्स है, आपने उसको ख़रीदा नहीं है, बग़ैर ख़रीदे आप उसको किसी और को बेच नहीं सकते। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है फिर भी आप उसको आगे बेचने की कोशिश कर रहे हो, इट मीन्स आप गलत हरकत कर रहे हो, आप इलीगल चीज़ कर रहे हो, सही है। Nemo plus eures et ilium transferi potest cum ipsi habet. This means no one can give a better right than they have. तो बेसिकली यहाँ पे आप नीमो को ना नो वन के लिए रख लें, क्योंकि दोनों पे देखें नो वन आया, तो नीमो नो वन के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और एंड पे लिखा है
कैन गिव बेटर राइट दे हैव, मतलब कि यहाँ पे वही फर्स्ट वाली इंट्रोडक्शन वाली बात लिखी गई है कि जिसके पास वो चीज़ मौजूद है उससे बेहतर कोई और इंसान आपको चीज़ दे नहीं सकता। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 2-3 लोगों का नेम डालूँगी कि आमना का प्रोडक्ट है, आमना की मिसाल के तौर पे ये एक चॉकलेट बॉक्स है, आमना ने ख़रीदी है और आमना को पता है कि इस चॉकलेट बॉक्स में कितनी चीज़ें पड़ी हैं, क्या है। सपोज़ ये आमना ने ही ये चॉकलेट बॉक्स बनाया है, चॉकलेट्स खुद ही इसने डिज़ाइन करके डाली हैं और आमना को ही पता है कि कितना है इसमें। तो आमना के पास क्या हुई, इस बॉक्स की ओनरशिप हुई, राइट, आमना मालिक हुई। अब एक और इंसान है यहाँ पे फ़ातिमा, और यहाँ पे मैं एक और इंसान डाल देती हूँ आयशा, ठीक है। अब आमना चीज़ बेच नहीं रही, फ़ातिमा चीज़ बेच रही है। फ़ातिमा को क्या पता प्रोडक्ट कैसे बनाई गई है, कैसे डिज़ाइन हुआ है, चॉकलेट्स कैसी बनाएंगे, किस क्वालिटी की है, कौन कौन सी चीज़ अच्छी है। अब फ़ातिमा बेच रही है इस प्रोडक्ट को, ना ये मालिक है आयशा को। अब आयशा फ़ातिमा से पूछेगी कि प्रोडक्ट के बारे में बताए, फ़ातिमा को बता नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ़ातिमा जो है डायरेक्ट जो है सेलर नहीं है, इसने ने वो चीज़ नहीं बनाई। तो फिर बेहतर चीज़ क्या हुई, बेहतर चीज़ यही हुई कि आप फ़ातिमा को यहाँ से निकाल दें, डायरेक्ट आमना से लें जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया है, जिसका ये प्रोडक्ट है, यानी कि जो इस प्रोडक्ट का मालिक है उसी से ही डायरेक्टली ये चीज़ लें। उसका क्या फ़ायदा होता है कि उस इंसान को बहुत अच्छे से पता होता है कि इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ मौजूद है, ये कितनी अच्छी चीज़ है, इसमें क्या कमियां हैं, तो ये वही बता सकता है जिसका वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आयशा पूछ सकती है आमना से कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आमना से पूछी जाएंगी। तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि जिस इंसान से आप चीज़ ख़रीदते हो ना, और जो जिसके पास ये ओनरशिप है उस प्रोडक्ट की, तो वही आपको उसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, बेटर राइट देन दे हैव, यानी कि वही आपको उसके बारे में बेहतर बता सकता है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, ताकि वो जब आपको चीज़ मिले तो आपके पास ज़हनी सुकून हो के ये प्रोडक्ट में ये चीज़ें होंगी अच्छी और ये चीज़ नेगेटिव है, पर मैं इसको ख़रीद रहा हूँ। तो जो मेन मालिक है वही आपको बताता है। जब आप थर्ड पर्सन या किसी और को बीच में घुसाते हो जिसके प्रोडक्ट का कुछ नहीं पता, तो वो चांसेस होते हैं कि ओनरशिप भी सही से ट्रांसफ़र नहीं होती, ना ही आप सेटिस्फाइड होते हो प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ये दूसरा मैगज़म सिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन दोनों मैगज़म्स को क्यों इसमें ऐड किया है, क्योंकि जो आप पेपर देने जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर में वो आपसे सिंपली पूछें डिफ़ाइन दी गुड टाइटल, क्या पता वो आपसे पूछें, यहाँ पे लिखें व्हाट डज़ मैगज़म, इस तरह से क्वेश्चन है कि व्हाट डज़ मैगज़म, और ये करके डाल दें। यानी कि आपसे पूछे व्हाट डज़ मैगज़म नीमो डैट क्योर्ड नॉन हैबिट मीन्स, ये आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई ये मैगज़म आ गया है, मैं क्या करूँगी, मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ से है। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग ये मैगज़म्स एक दफ़ा याद कर लें। अगर याद करना मुश्किल है तो उसको याद रखने का तरीका जान लें। जब मैंने खुद लॉ की तैयारी की थी, मैगज़म्स को जब याद करना पड़ता था तो मैं कोशिश करती थी कि मैगज़म्स को उनकी मीनिंग के साथ याद किया करूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि नीमो दोनों में है, तो इन दोनों का आप इंग्लिश देखो नो वन बनता है, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, लेकिन ये इनफ नहीं है, आगे की लाइंस भी देखनी पड़ती हैं। अगर आप देखोगे नीमो दैट क्योर्ड नाउन हैबिट, अगर एंड पे हैबिट आ रहा है तो आप समझो इसके एंड पे हैव आएगा, और नाउन फिर आ रहा है तो इट मीन्स ये डोंट के लिए रिलेट कर रहा है, ठीक है। जिस चीज़ के साथ नीमो या नोन आए तो नॉर्मली वो चीज़ नेगेटिव में आती है, जैसे कि नो वन, डू नॉट, राइट, या डोंट, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि हाँ, आप कहोगे कि हाँ नीमो है तो इसमें लाजमी नो वन होगा। फिर आप हैबिट देखोगे तो हाँ हैबिट से एच से आप याद कर लो, एच से याद कर लो कि ये हैव को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और नाउन हैबिट से पहले देखो नाउन आ रहा है, का मतलब है कि ये डू नॉट या नो वन, ये नो से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है। तो इससे क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली इसकी ट्रांसलेशन याद आ जाएगी, इसकी ट्रांसलेशन से आपको अल्टीमेटली याद आ जाएगा कि ये गुड टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर ही पता, जब आपको इसका मीनिंग आता होगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से है, आपको याद आ जाएगा हाँ ये गुड ऑफ टाइटल के बारे में था, ठीक है, वहीं से आया। अब दूसरे को भी आप इसी तरह याद करो कि नीमो को याद कर लो, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे भी हैबिट देखो, दोबारा से हैबिट आ गए, इस हैबिट फॉर हैव, राइट। और भी इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप ट्रांसफ़र के बारे में अच्छे से याद करो कि भाई ट्रांसफ़र इसमें आया है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है बेटर राइट देन, यहाँ पे आप बेशक ये लाइन की बजाय कि इस तरह से लिख दो कि नो वन, नीमो से रिलेट करा दो कि नो वन कैन गिव बेटर राइट। बेटर राइट की जगह आप कहते हो नो वन कैन ट्रांसफ़र बेटर देन द पर्सन हैविंग द थिंग, ठीक है।
यानी कि आप इस तरह से लिख दो कि कोई भी इंसान चीज़ अच्छे से बेच नहीं सकता सिवाय उसके जिसके पास वो प्रोडक्ट मौजूद है। वही बंदा प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है जिसके पास वो चीज़ मौजूद है, जिसके जो मालिक है उस चीज़ का, और उसको उस चीज़ के बारे में पता है। तो आप कोशिश करो घुमा फिरा के उसकी इंग्लिश लिख दो, लेकिन आपकी जो लैटिन फ्रेज़ है वो सही होना चाहिए। लैटिन फ्रेज़ पीछे याद ना भी रखते हैं, अगर एग्जाम पेपर में आ गया है ना क्वेश्चन इसके ऊपर कि डिफाइन दिस मैग्ज़म, ठीक है, तो मैग्ज़म तो एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो इसकी जो आप ट्रांसलेशन है बेशक थोड़ा बहुत घुमा फिरा दो, बेशक एज इट इज़ ना लिखो, लेकिन कोशिश करो कुछ पॉइंट्स आपके मैच करें। जैसे कि नीमो के लिए नो वन, ठीक है, हैव के लिए हैबिट के लिए हैव डाल दो, ठीक है। कुछ कुछ लफ्ज़ यहाँ से आप अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ मैच करके याद कर लो, ठीक है। तो इस तरह से भी मैंने खुद तैयारी की थी अपने लॉ के पेपर्स में कि जब भी कोई मैगज़म याद करना होता था तो मैं कोशिश करती थी कि इस तरह से मैं वर्डिंग्स को निशान लगाए थे कि अगर नीमो आया तो उसके साथ नो वन लिखना है। हैबिट के लिए मैंने जो है इस तरह से हैव को क्लिक सर्कल कर दिया, रन के लिए मैंने डोंट को सर्कल कर दिया। तो इस तरह से आप याद रखने के लिए अपने लिए कुछ पॉइंट्स सर्कल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैगज़म्स याद हो जाएंगे। अब अगली हेडिंग में है इन सिंपल वर्ड्स, इफ़ यू डोंट रियली ओन समथिंग यू कैन नॉट गिव समवन एल्स एंड मेक देम द ट्रू ओनर। तो बेसिकली यहाँ पे जो बातें लिखी हैं वो पिछले मैगज़म के बारे में ही समझाया जा रहा है कि जो दोनों मैगज़म है वो हमें यही सिखाते हैं कि आप किसी और इंसान को कोई चीज़ बेच ही सकते जब तक कि वो चीज़ आपके पास खुद मौजूद ना हो। यानी कि आपने वो चीज़ बनाई नहीं है, आपके पास वो चीज़ नहीं है, आपने वो ख़रीदी नहीं है, आप उसके मालिक नहीं हो, तो आप किसी और को बेचोगे तो दूसरे बंदे को कैसे आप मालिक बना सकते हो। ये चीज़ें यहाँ लिखी हैं, ठीक है। अगला एक्सेप्शन टू दिस रूल, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सेप्शंस क्या होती है। एक्सेप्शंस मैं आपको कई दफ़ा समझाया मैंने वीडियोस में, दोबारा समझाती हूँ कि एक्सेप्शन का मतलब है कि जो रूल्स अप्लाई हुए हैं अभी तक, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा कि आपके पास उस चीज़ की ओनरशिप होगी, यानी कि टाइटल होगा कि ये चीज़ आपकी है, तभी आप वो आगे बेच सकते हो। लेकिन एक्सेप्शन का मतलब है कि अगर टाइटल नहीं है तब आप कैसे आगे बेच सकते हो, इसको हम एक्सेप्शंस कहते हैं। यानी कि एक्सेप्शन हमेशा उस चीज़ का उल्टा होता है, यानी कि जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है कि इस चीज़ को फॉलो करो, तो एक्सेप्शन का मतलब है कि आप अगर ये चीज़ फॉलो नहीं करना चाहते तो उसके क्या तरीके हैं, उसको एक्सेप्शंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर टाइटल नहीं है आपके पास ओनरशिप नहीं है, तो आप कैसे उस चीज़ को बेच सकते हो, तो वो हमें सेक्शन 47 बताता है, ठीक है। और इसमें सेक्शन 27 to 30 भी शामिल है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। समटाइम्स देयर आर स्पेशल सिचुएशंस वेयर द बायर कैन गेट अ गुड टाइटल इवन इफ द सेलर वाजंट द रियल ओनर। यहाँ पे कहते हैं कि जो बायर है उसको तब भी उस प्रोडक्ट का गुड टाइटल मिल जाता है, बेशक जो सेलर है, बेचने वाले बंदे के पास बेशक उस प्रोडक्ट का टाइटल ना भी मौजूद हो, क्योंकि वो उसको ओनर ही नहीं है, वो मालिक ही नहीं है उस प्रोडक्ट का, फिर भी उसने उस प्रोडक्ट को बायर को बेचा और बायर के पास उसका टाइटल आ गया, ठीक है। These special cases are written in section 27 to 30 and section 47 of the Sales and Good Act. Let's look at them in easy wordings. तो बेसिकली अब इस पूरी लाइन में हम सेक्शन 27 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे और 47 के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो जितने भी सेक्शंस यहाँ लिखे गए हैं ये हमें ये सिखाते हैं कि अगर आपके पास टाइटल नहीं है तो आपने बगैर टाइटल के, बगैर ओनरशिप के किसी और बंदे को, बायर को वो चीज़ बेच दी, खरीदने वाले बंदे को वो चीज़ बेच दी, और जब आपने वो चीज़ बेची तो वो जो बायर है वो उसके पास ओनरशिप आ जाए, तो वो क्या मेथड है, वो मेथड्स हमें सेक्शन 27 एंड 30 एंड 47 में सिखाया गया है। अब हम इन सारे सेक्शंस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 27। सेक्शन 27 में आपने हेडिंग डाल दी है सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। If you buy something from a shopkeeper, broker or executioner, these are called agents, and you believe they are allowed to sell it, you get a good title, even if the agent didn't really own it, as long as you didn't know there was a problem. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप दुकानदार से कोई चीज़ खरीदते हो, बेशक दुकानदार ने उस प्रोडक्ट को बनाया नहीं है, बेशक दुकानदार उस प्रोडक्ट का मेन ओनर नहीं है, मेन ओनर कोई और बंदा है, लेकिन शॉपकीपर वो प्रोडक्ट बेच रहा है आपको, तो उसका मतलब ये है कि शॉपकीपर अगर आपको बेच रहा है तो क्या होगा ऐसे कि जो प्रोडक्ट है उसकी आपको ओनरशिप मिल जाएगी, उसकी आपको टाइटल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलाउड है। ये सेक्शन 27 हमें सिखा रहा है कि अगर शॉपकीपर बेचता है तो हमें वो प्रोडक्ट मिल जाती है, हमारे पास उस प्रोडक्ट का गुड टाइटल आता है। उसके अलावा जो ब्रोकर है वो भी अगर हमें कोई चीज़ बेचता है तो उसके थ्रू भी जो चीज़ हम खरीदते हैं तो उसका टाइटल हमें मिलता है। उसके अलावा ऑक्शनर से भी जो चीज़ हम खरीदते बेचते हैं तो वहाँ से भी मिल जाता है। अब मैं ब्रोकर एंड ऑक्शनर के बारे में मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं। यहाँ पे एक आई का साइन शो होगा, उस आई के साइन में आप ब्रोकर के बारे में जान लें एंड ऑक्शनर के बारे में जान लें कि ये कौन लोग होते हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं समझाऊँगी, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, सही है।
तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर इन लोगों से आप कोई चीज़ खरीदते बेचते हो, इन लोगों को हम एजेंट्स कहते हैं। एजेंट्स का मतलब है कि किसी के ज़रिए, यानी कि आप मेन ओनर हो और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप किसी के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवाते हो, उसको हम कहते हैं एजेंट। तो यहाँ पे कौन कौन से एजेंट है? नंबर 1 शॉपकीपर, नंबर 2 ब्रोकर, नंबर 3 ऑक्शनर। ठीक है, तो ये हमें सेक्शन 27 सिखाता है। सही है। और जो चीज़ भी ये सेल करते हैं उससे क्या होता है कि हमें एक गुड टाइटल मिल जाता है उस चीज़ का, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी मालकियत, उसकी ओनरशिप हमें मिल जाती है। सही है। इवन इफ़ द एजेंट इज़ नॉट द रियल ओनर, तो यहाँ पे कहते हैं बेशक ये जो लोग हैं, जो एजेंट्स हैं, ये बेशक ओनर नहीं है उस प्रोडक्ट के, फिर भी इन्होंने जो चीज़ बेची है हम उसके मालिक बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब अगली हेडिंग में लिखा है सेल बाय जॉइंट ओनर। सेक्शन 28। जॉइंट ओनर का मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट के दो मालिक, यानी कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी के दो मालिक हैं। अली भी मालिक है इस गाड़ी का, इमरान भी मालिक है इस गाड़ी का, और अली और इमरान दोनों ही ये गाड़ी जो है रिजवान को बेच रहे हैं। ठीक है। अब रिजवान गाड़ी खरीदना है तो इस गाड़ी का मालिक सिर्फ अली नहीं है, इमरान भी है। तो यहाँ पे दो मालिक हैं, इनको हम कहते हैं जॉइंट ओनर। सही है। यानी कि एक से ज़्यादा अगर किसी प्रोडक्ट का मालिक है उसको हम जॉइंट ओनर कहते हैं। एक से ज़्यादा में दो भी शामिल हो सकते हैं, 3 मालिक भी हो सकते हैं उस प्रोडक्ट के, 6 भी हो सकते हैं, या जितने भी आपको। ठीक है। तो हमें सेक्शन 27 कहता है जॉइंट ओनरशिप के बारे में। इफ़ 2 or more people own something together and one of them has it and sells it to you, you become the new owner if you didn't know that the seller wasn't allowed to sell it। तो यहाँ पे कहते हैं अगर एक ही प्रोडक्ट का दो मालिक हों, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इमरान भी मालिक है, अली भी है। अब इमरान इस गाड़ी को बेचता है, अली ने नहीं बेचा, इमरान ने बेचा है। किसको? रिजवान को बेचा है। तो रिजवान को अगर ये गाड़ी बेच दी गई है तो रिजवान के पास इस गाड़ी का टाइटल आ जाएगा, बेशक अली का परमिशन उसमें शामिल हो या ना हो। अब यहाँ पे मैंने 2 ओनर्स की बात की, बेशक इस गाड़ी के अगर आप 2 ओनर की बजाय 3 भी डाल सकते हो, जैसे कि अकबर कर लो, अकबर। तो इस गाड़ी के कितने ओनर होंगे? इमरान, अली और अकबर। इमरान ने इस गाड़ी को बेची, अली से भी नहीं पूछा, अकबर से भी नहीं पूछा, और रिजवान को बेच दी। तो रिजवान के पास गुड टाइटल आ जाएगी, यानी कि रिजवान इस गाड़ी का मालिक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 28 ये अलाउ करता है कि बेशक उस गाड़ी के बहुत से ओनरशिप हो, ओनर्स हो, तब भी आप ये जो गाड़ी है ये बेच सकते हो। ये हमें सेक्शन 28 जो है अलाउ कर रहा है। ठीक है, कि आप बेच सकते हो बेशक उस गाड़ी के या जो भी प्रोडक्ट है उसके जितने भी मालिक हो आप बेच सकते हो। सेल बाय समवन हु गॉट द आइटम थ्रू अ प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें किसी किस्म का मसला हो, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कोई लॉफुल चीज़ मौजूद ना हो। जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक हो ना उसको हम लॉफुल कहते हैं, जिसमें कंसिडरेशन मौजूद की जाती है, जिसमें कंसिडरेशन के साथ अमाउंट भी डाली जाती है प्रोडक्ट की, तो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। असल में कॉन्ट्रैक्ट को समझाने बैठूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट की मैंने अलग से यहाँ पे वीडियो डाली है। आप आई का साइन क्लिक करेंगे, टॉप पे यहाँ पे एक आई का साइन आपको शो होगा, उस पर कॉन्ट्रैक्ट की आप वीडियो देखें जिसमें मैंने हर चीज़ तफसील से बताई है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होंगी, तो वो प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो वो आप देख लें। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स हैं किसी किस्म की, जो कि क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको उस वीडियो को देखने के बाद समझ आएगी, तो आई का साइन क्लिक करेंगे, वीडियो आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदी है, जैसे कि गाड़ी खरीदी है, उस गाड़ी को खरीदने वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम मौजूद थी, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से चांसेस हैं कि आपका जो टाइटल है वो आपका उस टाइटल आपको शायद मिले ना, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रॉब्लम है, क्या पता वो टाइटल आपको मिले ना, या अगर आपने गाड़ी खरीद ली है लेकिन टाइटल आपको नहीं मिल रहा क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ है। ठीक है। फिर भी आप कहते हो कि टाइटल मेरे पास नहीं है, गाड़ी तो मैंने खरीद ली, अब मैं इस गाड़ी को बेचना चाहता हूँ। तो सेक्शन 29 हमें ये चीज़ के बारे में सिखा रहा है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है तो आप गाड़ी कैसे बेच सकते हो। वो हमें सिखाता है कि इफ़ अ पर्सन गॉट समथिंग थ्रू अ बैड एग्रीमेंट लाइक बाय चीटिंग और फोर्सिंग समवन बट द डील हैजंट बीन कैंसल्ड येट एंड यू बाय द आइटम विदाउट नोइंग द ट्रूथ, दे बिकम द ओनर। यहाँ पे कहते हैं कि पास्ट में किसी ने कोई गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीदने के दौरान उस बंदे को पता नहीं था इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया ये गाड़ी तो बड़ी ज़बरदस्त है, और फ्रॉड किया ना उसके साथ और उसने गाड़ी खरीद ली। अब अली ने क्या किया, वो गाड़ी खरीद ली, ठीक है, अब उसको पता नहीं था इस गाड़ी को खरीदते वक्त फ्रॉड हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था गाड़ी तो बिल्कुल 0 मीटर है, अनटच्ड है। बाद में पता चली गाड़ी तो सेकेंड हैंड है, इसमें ये खामियाँ, लेकिन अली ने वो ख़रीद ली। अब बाद में वो ये गाड़ी किसी और को बेचता है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी गई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट में,
बेशक अली के पास क्या पता इस गाड़ी का टाइटल ही ना हो, क्या पता उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइटल मौजूद ही ना हो अली के लिए। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और बंदे को, जैसे कि रिजवान को, अगर वो गाड़ी बेच देता है, बेशक उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइटल मौजूद नहीं था अली के पास, तब भी रिजवान के पास वो गाड़ी आ जाएगी, तब भी रिजवान के पास उस गाड़ी का टाइटल खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ये बातें हमें सेक्शन 29 सिखा रहा है कि बेशक आपने जो भी लेन देन की थी और आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर मसला आया है और आप उस प्रोडक्ट को आप किसी और को बेचते हो, तो उस प्रोडक्ट को जब आप किसी और को बेचते हो तो वो दूसरा बंदा उस प्रोडक्ट का मालिक होता है। बेशक आपके पास टाइटल नहीं था, आपके कॉन्ट्रैक्ट में मसला था, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसके पास वो प्रोडक्ट कम्प्लीटली आ जाएगा, उसके पास उस प्रोडक्ट का टाइटल कम्प्लीटली आ जाएगा, वो मालिक बन जाएगा। ये हमें सेक्शन 29 सिखा रहा है। अब हम सेक्शन 30 देख लेते हैं। सेल बाय बायर और सेलर स्टिल होल्डिंग द आइटम, सेक्शन 30। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप ऑलरेडी, मतलब कि सेलर क्या करता है कि जो गुड्स हैं, गुड्स किस लिए यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सेलर क्या करता है अपने प्रोडक्ट को, मिसाल के तौर पे मैं आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि यहाँ पे ना एक मोबाइल है। ठीक है, अब ये मोबाइल वो किसी और को सेल कर चुका है, उस बंदे का नाम है अली। इमरान कौन है? इमरान जो है उस मोबाइल का मालिक है। इसने क्या किया, इस मोबाइल को अली को बेच दिया, लेकिन ये डिलीवर नहीं हुआ, यानी कि बेच दिया, अली से पैसे ले लिए इसने, लेकिन ये जो मोबाइल है इसके घर नहीं भेजा। बाद में इमरान ने क्या किया, यही मोबाइल जो ऑलरेडी सेल कर चुका है अली को पैसे लेके, वो यही मोबाइल रिजवान को भी दे देता है। यानी कि इसने ये मोबाइल के पैसे अली से ले लिए, लेकिन अली को दिया नहीं, और बाद में ये मोबाइल इसने रिजवान को दे दी, इससे पैसे ले लिए, यानी कि इसने एक ही मोबाइल से दोनों बंदों से पैसे ले लिए। तो यहाँ पर अगर मोबाइल रिजवान को चला जाता है और इसने पैसे ले लिए हैं, ठीक है, रिजवान से, तो रिजवान के पास क्या हुआ, इस मोबाइल का अब टाइटल आ गया, अब रिजवान इस मोबाइल का मालिक हो गया। तो ये बात हमें यहाँ सिखाएगी है कि बेशक आपने एक बंदे को सेल किया, तो वही प्रोडक्ट अगर दूसरे को भी आप सेल कर देते हो सेक्शन 30 में, तो दूसरा बंदा जिसको सेल किया है उसके पास टाइटल आ जाता है। ठीक हो गया। If the buyer has the goods and sell the item again with the seller permission, the new buyer gets a good title and long as they don't know anything is wrong। तो यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि अगर बायर, यानी कि जिस बंदे से आपने प्रोडक्ट खरीदी है, खरीदने के बाद अगले दिन ही आपने उस प्रोडक्ट को किसी और बंदे को बेच दिया है। ठीक है, मैं अब कोई भी रैंडम नेम डाल देती हूँ कि ये बंदा जो है ना, जो ये पहला वाला है, इसका नाम है इमरान। ठीक है, ये जो पहला मैंने आदमी बनाया ये इमरान है। जो दूसरा आदमी बनाया है इसका नाम आप कर लें अरशद। इमरान ने अपनी चीज़ किसको बेची, अरशद को बेची। अब इमरान ने अरशद को बेची, एक ही दिन के अंदर अरशद ने क्या किया, उसी चीज़ को अगले दिन मुनव्वर को बेच दी। ठीक है, मुनव्वर साहब को। अब इमरान ने अरशद को बेची और अरशद ने अगले दिन ही मुनव्वर को बेच दी। तो ये चीज़ भी सेक्शन 30 अलाउ करता है। ठीक है, कि आपने इमरान से ख़रीद के फिर आगे बेच दी फ़ौरन ही, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ भी इसमें बताई गई है कि आप इमरान से परमिशन भी ले सकते हो, यानी कि आप अरशद इमरान से ये भी कह सकता है कि ये जो चीज़ है मैं आपसे ख़रीद के किसी और को बेच दूँगा। ठीक है, आप परमिशन भी ले सकते हो। बाकी परमिशन नहीं भी लेते तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने इमरान से ख़रीद ली, आप आगे बेच सकते हो। सही है, तो ये भी अलाउ किया हुआ है कि जो बायर है वो ख़ुद भी इस तरह से सेल कर सकता है, उसके अलावा जो सेलर है वो भी आगे सेल कर सकता है। ठीक है, अब सेलर के बारे में आप सोच रहे होंगे कि भाई कितना बुरा इंसान है कि एक बंदे से भी पैसे ले लिए हैं और दूसरे से भी ले लिए हैं एक ही चीज़ उसने, यानी कि पहले उसने अली से पैसे लिए मोबाइल के, फिर उसने वो मोबाइल अली को नहीं दिया, किसी और को दे दिया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर वो प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे अली ने अगर नहीं लिया टाइम पे उस मोबाइल को, वो मोबाइल उसने किसी और को बेच दिया, तो वो जो दुकानदार है जिसने पैसे अली से लिए थे और बाद में मोबाइल जो है किसी और को दे दिया, उससे पैसे लेके, तो इसमें बड़ा मसला नहीं, मोबाइल वो कोई और भी अली को दे सकता है, यानी कि उसकी जगह मोबाइल कोई और दे सकता है। ठीक है, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, बाद में स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि नहीं दुकानदार ने दूसरे को बेच दिया है, ये वो। तो इस तरह के कमेंट्स करने से अच्छा है कि मैं पहले बता दूं कि इसमें जो है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर उसने मोबाइल दे दिया तो जो इस बंदे ने पहले पैसे दिए उसको भी मोबाइल दे दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है अनपेड सेलर यूजिंग हिज राइट टू कीप द गुड्स। अब सेक्शन 47 हमें ये सिखाता है कि अनपेड सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को रख सकता है। जैसे कि अब अनपेड सेलर कौन होता है, अनपेड सेलर वो है जो अपने प्रोडक्ट्स बेच देता है अगले को बग़ैर पैसे लिए। समझ आ रही है, यानी कि उसने अपना फ़ोन बेच दिया है लेकिन फ़ोन के पैसे रिसीव नहीं किए, ऐसे बंदे को हम अनपेड सेलर कहते हैं, यानी कि ऐसा बंदा जिसको पैसे रिसीव नहीं हुए, उसने सामान अपना बेच दिया। ठीक है, अब सेक्शन 47 क्या सिखा रहा है कि सेक्शन 47 ये कहता है कि अनपेड सेलर अपने प्रोडक्ट्स को अपने पास रख सकता है
अगर अगला बंदा पैसे ना दे। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इफ़ समवन सोल्ड समथिंग बट दे डिडंट गेट द मनी, दे कैन होल्ड ऑन टू द आइटम एंड सेल इट अगेन। कह रहे हैं कि एक बंदे ने क्या किया कि वो जो प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे फ़ोन है, वो आगे बेच रहा है और उसने बेच भी दिया है, लेकिन उस बंदे ने मिसाल के तौर पे अली ने अपना फ़ोन, सपोज़ ये एक फ़ोन मैंने बनाया, ठीक है, अली ने अपना फ़ोन, इसने क्या किया कि शाहिद को मोबाइल बेचा। अब मोबाइल तो इसने बेच दिया, शाहिद ने आगे से पैसे इसको नहीं दिए, तो अली क्या करेगा, या तो ये वापस ले आएगा मोबाइल अपने पास, या ये आगे देगा ही नहीं मोबाइल और उसी मोबाइल को किसी थर्ड पर्सन को बेच देगा, रिजवान को बेच देगा, क्योंकि रिजवान ने क्या किया, अली को फ़ौरन पैसे पे किए। सही हो गया। तो ये बात यहाँ लिखी गई है। In this case, they still have a good title and the new buyer becomes the real owner। तो यहाँ पे कहते हैं कि बेशक जो आपने प्रोडक्ट है वो उस बंदे को प्रॉमिस कर दिया था कि जब तुम पैसे दोगे मैं दे दूँगा। अब उस बंदे ने पैसे नहीं दिए और प्रोडक्ट उसके पास गया, तो आप प्रोडक्ट उससे वापस ले सकते हो और किसी थर्ड पर्सन को जब आप देते हो, तो थर्ड पर्सन की ओनरशिप और टाइटल में कोई ख़राबी नहीं आएगी, क्योंकि उस बंदे ने तो ऑब्वियसली पैसे दिए उस प्रोडक्ट के, तो उसकी टाइटल में कोई कमी नहीं आएगी। बेशक वो प्रोडक्ट उसने किसी और को बेचा था, बाद में वापस लेके आपको बेच दिया, तब भी कोई मसला नहीं आएगा। ये चीज़ें हमें सेक्शन 47 सिखा रहा है। सही है। Other example, a pawnbroker or someone who finds lost goods can sometimes sell them with a good title to under this law। यहाँ पे कहते हैं कि सेक्शन 47 हमें ये सिखाता है कि पॉन ब्रोकर को छोड़ने आप समवन कर लें, क्योंकि पॉन ब्रोकर को जानने के लिए पहले आपको ब्रोकर को समझना पड़ेगा, उसके लिए दूसरी वीडियो देखनी है, ठीक है। दूसरी वीडियो लाजमी देखिएगा ब्रोकर के बारे में, जिसमें मैंने पॉन ब्रोकर और हर तरह के ब्रोकर्स को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे एग्जांपल में ये बताया गया कि अगर आपको कोई गुमी हुई चीज़ मिलती है कहीं पे, यानी कि कोई रोड पे आपको कोई नया सा मोबाइल मिलता है सड़क पे पड़ा हुआ, ठीक है, या पानी में आप स्विम कर रहे हो और पानी के अंदर किसी का डूबा हुआ मोबाइल मिलता है, बाद में आपको पता चलता है ये मोबाइल तो बिल्कुल सही कंडीशन में बेचा जा सकता है, तो आप उस मोबाइल को किसी पर्सन को बेचते हो, तब भी उस मोबाइल का टाइटल उस दूसरे बंदे को मिल जाएगा जिसको आप बेचते हो, ठीक है। बेशक आपने वो चीज़ कहीं से ढूंढी है, खरीदी नहीं है, फिर भी आप उसको बेच सकते हो। सही है। ये हमें सेक्शन 47 सिखा रहा है। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन देख लेते हैं। The main rule is if you don't own something, you can't make someone else the true owner। तो यहाँ पे ये जो जितना फर्स्ट लाइन है, इसके अंदर आपने एक्सेप्शन से पहले जितना पढ़ा था उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप उस चीज़ के मालिक नहीं हो तो आप उस चीज़ को बेच नहीं सकते, ना ही दूसरे बंदे को उसका मालिक बना सकते हो। ये हमें फर्स्ट लाइन में हमने बताना है कि जो मेन रूल है वो क्या कहता है टाइटल के बारे में। फिर हमने बताना है बट इन सम स्पेशल केसेज। अब ये जो स्पेशल केसेज है ये एक्सेप्शन वाला पोर्शन है। सही है। तो हमने बताना है कि इन सम स्पेशल केसेज लाइक एजेंट्स, जॉइंट ओनर, अनपेड सेलर, जितना भी हमने पढ़ा उसको शॉर्ट करके बताना है कि एजेंट और जॉइंट ओनर हो या अनपेड सेलर हो, इन मामलात में क्या होता है कि जो बायर है वो एक रियल ओनर बन जाता है, बेशक जो सेलर है उसके पास उस प्रोडक्ट का पूरा होल्ड ना हो, बेशक उस प्रोडक्ट का पूरा मुकम्मल मालिक ना हो, ट्रू ओनर ना हो। ट्रू ओनर का मतलब है कि वो उस प्रोडक्ट का बेशक मालिक ना भी हो, तब भी अगर वो उस प्रोडक्ट को सेल करता है तो बायर जो है उस प्रोडक्ट का मुकम्मल मालिक बन जाता है। ठीक है। तो जितना कुछ हमने ऊपर पढ़ा था उसको हमने शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिख देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।